स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। आज हमने क्लास 9th की जो फ़िज़िक्स है उसमें यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। तो इसमें हम आम जो रोज़ की हमारी लाइफ होती है उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से फोर्सेस जो हैं वो लाइक यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं और किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। कि ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसा कि आप देखते हैं कि एक अगर आपके इर्द गिर्द आपने कभी देखा हो कि अगर एक गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रही है तो डिफरेंट लोग जो हैं उसको गाड़ी के ऊपर मिल के फोर्स लगा रहे होते हैं। तो वो उनकी जो फोर्स है वो सबकी वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। तो वो फोर्स जो है वो पैरेलल भी है और सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो उसे हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको बुक के अंदर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसके अंदर एक शॉपिंग बैग है, उसमें आप देखें कि एप्पल हैं, डिफरेंट एप्पल रखे हुए हैं और सबके ऊपर जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। वेट फोर्स जो होती है वो आमतौर पे किसी बॉडी के सेंटर पे एक्ट करती है। तो यहाँ पे सबकी फोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप कह सकते हैं कि ये इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये लाइक फोर्सेज हैं और पैरेलल तो है ही हैं। ठीक है। ये हो गई लाइक पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्स है वो क्या है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि वैसे तो पैरेलल हों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हों। यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि एक एप्पल है, उसको हमने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और इसकी जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो इसकी वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्सेज जो हैं वो इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम है। ठीक है। एक फोर्स एक होता है एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की फोर्स जो है जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही हो, और एक होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी जिस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही हो। तो इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इन्हें हम कहेंगे कि ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये अनलाइक पैरेलल हैं। ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। इसके अलावा ये दोनों फोर्सेज जो हैं इस सेफ को जो है घुमा नहीं सकती, इसको टर्न ओवर नहीं कर सकती। लेकिन जो ये नेक्स्ट जो डायग्राम है जो बी डायग्राम है उसके अंदर आपको फोर्सेज नज़र आ रही हैं F1 एंड F2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेज भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, अनलाइक हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। लेकिन ये दोनों फोर्सेज का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप की जो फोर्सेज होती हैं वो बॉडी के अंदर टर्न पैदा कर सकती हैं, इसको रोटेट कर सकती हैं अबाउट एन एक्सिस। ठीक है। तो ये F1 और F2 जो है वो दोनों बॉडी को टर्न करेंगी। ठीक है। उसके बाद ये आपने देख लिया कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे होती हैं और लाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे होती हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में है कि अगर डिफरेंट फोर्सेस हों हमारे पास तो हम उनको हम ऐड कैसे करते हैं ग्राफिकली, यानी पेपर के ऊपर ग्राफ के ऊपर हम उनको कैसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे हम जिस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल मेथड, सेम उसी मेथड से हम इस फोर्सेस को भी ऐड करेंगे। ठीक है। क्योंकि फोर्सेस की भी मैग्नीट्यूड भी होती है, उनकी डायरेक्शन भी होती है और इसको हम आम अरिथमेटिक रूल से यानी जो प्लस माइनस वाले जो जिस तरह आप मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं इन फोर्सेस को हम उस तरीके से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो जो अरिथमेटिक रूल्स होते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं, नंबर्स के लिए होते हैं। लेकिन ये फोर्सेस जो हैं वो वैक्टर्स हैं। तो स्केलर्स और वैक्टर्स चूँकि टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसलिए हम इनके ऊपर वैक्टर्स वाले रूल्स ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसका तमाम फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम जो होगा वो एक रिजल्टेंट फोर्स होगी और रिजल्टेंट फोर्स ऐसी फोर्स होती है सिंगल फोर्स होती है दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक ऐसी फोर्स होती है जिस एक फोर्स का उतना ही इफेक्ट होगा जितने उन तमाम फोर्सेस का जिनको हम ऐड कर रहे हैं, जितना उनका इफेक्ट होगा उस एक सिंगल फोर्स का उतना इफेक्ट होता है। ठीक है। तो फोर्सेस को हम डिफरेंट फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या मेथड अप्लाई करेंगे हम इसमें कि ग्राफिकली एक ग्राफ के ऊपर हमने जब भी किसी वेक्टर्स को डिफरेंट वेक्टर्स को या फोर्सेस को हमने ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम पहले डायरेक्शन को शो करते हैं। डायरेक्शन का ये जो क्राइटेरिया होता है वो सब हर केस में सेम होता है। यानी जब भी हम डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं तो इसमें नॉर्थ जो होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और जो ईस्ट है वो हमेशा राइटवर्ड डायरेक्शन में होती है, राइट की तरफ।
ठीक है। तो नॉर्थ के अपोजिट ज़ाहिर है साउथ होगा और जो ईस्ट है उसके अपोजिट वेस्ट होगा। उसके बाद जब हमने किसी वेक्टर को या फोर्स को हमने जब ग्राफिकली शो करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्केल बनाते हैं। उस स्केल के अकॉर्डिंग हम उस वेक्टर को उस ग्राफ के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रा करते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल से शो होगा, एक्सप्लेन होगा इसमें। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसमें एक ग्राफिकल मेथड से हम वेक्टर्स को शो कर रहे हैं, किस तरह उनको ऐड करेंगे। इसके लिए हम एक सूटेबल स्केल बनाते हैं। ठीक है। तो जितना भी स्केल होगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम उस वेक्टर को या उस फोर्स को कन्वर्ट करके हम उसकी लाइन की लेंथ निकालेंगे। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर जो है वो बी है। तो अकॉर्डिंग टू स्केल हम उसकी लेंथ फाइंड करके हम उसकी लेंथ के इक्वल एक लेंथ जो है हम ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे। सिमिलरली जो वेक्टर बी है उसको भी हम अकॉर्डिंग टू स्केल जो है उसकी लेंथ फाइंड करके हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर जो डायरेक्शन ए की है उसी डायरेक्शन को हम यहाँ पे दोबारा से ड्रा करेंगे, और जो डायरेक्शन बी की है वो हम इस तरीके से ड्रा करेंगे वेक्टर बी को, कि वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए की हेड से ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा वेक्टर्स भी होंगे तो उनको भी इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि जो थर्ड वेक्टर होगा उसकी टेल को सेकंड के हेड से, फिर जो फोर्थ वेक्टर होगा उसकी टेल को थर्ड के हेड से, इस तरीके से हम उनको ऐड करते जाएंगे। और फिर सबसे आखिर में जो लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो लास्ट वेक्टर है जिसको यहाँ पे रेड लाइन से शो किया हुआ है वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है, और जो इस लाइन इसकी जो लेंथ है वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है अकॉर्डिंग टू स्केल, और जो इसकी डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक है। तो इसमें जो है जितनी भी फोर्सेस हों, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 फोर्सेस हों, जितनी भी फोर्सेस हों उन सबको हम इसी तरीके से ऐड करेंगे, और उनकी जो लास्ट लाइन होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रही है वो उनकी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करेगी। इस मेथड को हम मज़ीद यहाँ पे एग्जांपल 4.1 से हम यहाँ पे शो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन along x-axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with the x-axis and 8 Newton along the y-axis। ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन शो करनी है। x y, x के अपोजिट x प्राइम होगा और y के अपोजिट y प्राइम होगा। फिर हमने स्केल बनाना है। यहाँ पे स्केल जो है हमने बनाया है 1 सेंटीमीटर को हमने रखा है, 2 न्यूटन फोर्स को हमने रखा है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स है वो 12 न्यूटन की है। ठीक है। तो अगर 2 न्यूटन फोर्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो तो 12 न्यूटन फोर्स जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रा करनी है F1 फोर्स। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास वो 8 न्यूटन की फोर्स है विद एंगल 45 डिग्री। तो उस केस में हमने अगर हमारे पास स्केल जो है वो टू न्यूटन है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 8 न्यूटन फोर्स जो है F2 वाली वो इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर के लॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने F2 को एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री हमने ड्रा किया। सिमिलरली जो थर्ड फोर्स हमारे पास है वो 8 न्यूटन फोर्स है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये हमने F3 को हमने रिप्रेजेंट किया अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तीनों फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट कर लिया F1, F2 और F3। अब हमने इनको ऐड करना है, तो पहले हम फोर्स F1 ड्रा करेंगे। ठीक है। फिर हमने 45 डिग्री पे उसी F1 की हेड के साथ F2 के टेल को ज्वाइन किया। सेम डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किए हैं। फिर F2 के हेड के साथ हमने F3 को ज्वाइन किया, वो वर्टिकल डायरेक्शन में थी। यहाँ पे भी हम F3 को वर्टिकल ही रखेंगे, और फिर हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए F1 के टेल को F3 के हेड से ज्वाइन करेंगे। तो ये रेड लाइन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स को शो कर रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमने जो कि फाइंड करनी है, तो हम इस फोर्स की स्केल की मदद से हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, और फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने स्केल कंसिडर किया था, क्योंकि हमारे पास जो स्केल था वो 2 न्यूटन फोर्स हमने रखी थी 1 सेंटीमीटर। तो हमने जितनी भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की लेंथ होगी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमने रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। और फिर हम प्रोडक्टर या डी की मदद से जो है विद एक्स एक्सिस इस रिजल्टेंट फोर्स का जो भी एंगल बन रहा है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो 37 डिग्री आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से हमने रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली और उसको इसकी हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपने जो है इसको सारे स्टेप्स जो हैं वो जब ये अपने इसको फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी होती है, तो हमने इसके सारे स्टेप्स जो हैं 1 2 3 4 करके इस तरीके से हमने इनको स्टेप्स को लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि आपको ये सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छे तरीके से इसको आप सुने गौर से, और इस बुक में आप उसको दोबारा से बार बार पढ़ें ताकि आपको एक एक चीज़ जो है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।